नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं तथा इसमें क्या अंतर होता है। साथ ही हम बात करेंगे राष्ट्र और राज्य किसे कहते हैं तथा इसका निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, और ये भी बात करेंगे कि राष्ट्र और राज्य कैसे कमज़ोर हो सकते हैं और कैसे कोई राष्ट्र और राज्य मजबूत हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था की। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं। ठीक, अब जैसे संविधान है क्या, संविधान जो है शासन व्यवस्था से संबंधित जो मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत होते हैं उनका संकलन जहाँ किया जाता है उस किताब को हम कहते हैं संविधान कहते हैं। जैसे इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कोई फिजिक्स की किताब है, उसमें फिजिक्स से संबंधित जितने भी सिद्धांत या थ्योरी होती हैं वो सारी बातें लिखी होती हैं। ऐसे ही जो केमिस्ट्री की किताब होती है, केमिस्ट्री से संबंधित मूलभूत सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत और थ्योरी लिखी होती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान में, तो संविधान भी एक पुस्तक है और उसमें शासन व्यवस्था से संबंधित मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत लिखे होते हैं। अब मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत कहते किसे हैं? मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत उन सिद्धांतों को कहते हैं जो सभी के आधार के रूप में, सभी सिद्धांतों के आधार के रूप में काम करता है। जैसे आप कोई घर देखे होंगे तो घर में नींव पड़ती है, क्योंकि बिना नींव के कोई घर टिक नहीं सकता या मजबूत नहीं हो सकता। चाहे घर कितना हो, ऊंचा क्यों ना हो, नींव बहुत जरूरी है, उतनी ही तगड़ी उसकी नींव होती है। ठीक उसी प्रकार से हमें किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उस देश में संविधान का होना जरूरी है और संविधान में ही मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत लिखे होते हैं। ठीक, तो इसलिए संविधान वह पुस्तक है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित मूलभूत या आधारभूत सिद्धांत लिखे होते हैं। अब यह शासन व्यवस्था से संबंधित है तो इसमें लिखा होता है शासन कौन करेगा, शासन कौन करेगा, कैसे करेगा और किस पर करेगा। तो शासन पीएम करेंगे, देश का शासन पीएम करेंगे। किसके नाम पर करेंगे, कैसे करेंगे? प्रेसिडेंट के नाम पर करेंगे। और किस पे करेंगे? जो नागरिक होते हैं उन पर शासन करते हैं। हो सकता है किसी जो शासक हो सकता है जिस पर शासन करना हो उनका विकास भी कर सकते हैं और उनका शोषण भी कर सकते हैं। जैसे पहले राजा करते थे कि शोषण ही ज़्यादा करते थे, बहुत कम ही ऐसे राजा थे जो डेवलपमेंट का काम करते थे। तो इसके लिए या तो विकास भी कर सकते हैं इनका, या शोषण भी कर सकते हैं, या शोषण भी हो सकता है। तो इनको जो नागरिक होते हैं उनको शोषण से बचाने के लिए उन्हें कुछ अधिकार दिए गए होते हैं ताकि उनका शोषण न हो सके। अधिकार दिए गए होते हैं और साथ ही साथ उनके कुछ कर्तव्य भी इसमें बताए गए हैं। किसमें? संविधान में। ठीक है, लेकिन ये सभी के सभी सिद्धांत या थ्योरी के रूप में हमारे संविधान में संकलित हैं, लिखे गए हैं। लेकिन जब तक हम इसको वास्तविकता में लाएंगे नहीं, इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो यह कैसे काम कर सकती हैं? काम नहीं कर सकती हैं। तो इसको जब हम वास्तविकता में या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जब हम इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, इसको व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में लाने के लिए हमको पीएम चुनना होगा, प्रेसिडेंट चुनना होगा और नागरिक तो है ही। तो प्रेसिडेंट को चुनेंगे तो इसके लिए हमको प्रैक्टिकल करना होगा, चुनाव कराने होंगे, सब कुछ करना होगा। तभी तो हम प्रैक्टिकल करके पीएम का चुनाव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव कर सकते हैं। तो जब हम इस थ्योरी के अनुसार हम प्रैक्टिस करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में हम कहें तो किसी राज्य की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। राज्य से तात्पर्य यहाँ पे देश से है, तो किसी देश की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था कहलाती है। जैसे हम एक बात समझें कि अगर किसी को साइकिल चलाना सीखना हो तो उसके पास दो रास्ते हैं। या तो जाए, पहले कोई किताब पढ़े, साइकिल चलाना कैसे सीखे, यह किताब ले और उसको पढ़े और जो जो बातें सिद्धांत थ्योरी उसमें लिखी हुई हैं, ठीक उसके अनुसार वह प्रैक्टिस करेगा तो सीख जाएगा चलाना। या तो दूसरा यह हो सकता है तरीका कि पहले वह बिना किताब की मदद से पहले प्रैक्टिस करते करते, पैडल मारते कैंची चलाए, फिर गद्दी पर चलाना सीख जाए। तो इस प्रकार से वह सीख सकता है। ठीक है, तो सीखने के क्रम में या तो इधर से सीख सकता है थ्योरी पढ़कर, या तो प्रैक्टिस करके हो सकता है उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, कुछ तकलीफ हो उसको, तो जो तकलीफ हो उसको हम एक थ्योरी के रूप में वह क्या करें, संकलित कर दे, ताकि जो आगे आने वाले लोग हैं उनको समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये दो तरीके हैं सीखने के। ठीक है, तो हम बात करेंगे
जो राज्य व्यवस्था प्रैक्टिस से जो प्रैक्टिस करते हैं राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, इससे हम थ्योरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य की व्यवस्था है इसको समझने के लिए पहले व्यवस्था को समझना जरूरी है। यह जो शब्द है और यह जो शब्द है इसको समझना जरूरी है। व्यवस्था उसको कहते हैं हम जहाँ सब चीज़ें सुव्यवस्थित होती हैं, सिस्टमेटिक होती हैं, उसे हम कहते हैं व्यवस्था। जहाँ पीएम के कर्तव्य, सीएम के कर्तव्य या सभी पदाधिकारी होते हैं उनके कार्य फिक्स होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं व्यवस्था। तो हर देश या राज्य में व्यवस्था पाई जाती है। पीएम का अपना काम है, सीएम का अपना काम है। ठीक है, तो व्यवस्था तो हो गई। अब हम बात करेंगे राज्य की व्यवस्था क्या होती है, हम राज्य कहते किसे हैं। तो राज्य को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा, जैसे भीड़, समूह, समुदाय किसे कहते हैं, और यहीं से राष्ट्र और आगे चलकर राज्य का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं व्यक्ति किसे कहते हैं। व्यक्ति आप सभी जानते ही हैं। ठीक, लेकिन अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या क्या चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो तीन चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। या तो भीड़ का निर्माण कर सकते हैं, या तो समूह का निर्माण कर सकते हैं, या समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। भीड़ को इंग्लिश में क्राउड बोलते हैं, समूह को इंग्लिश में ग्रुप, और समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं भीड़ किसे कहते हैं। भीड़ जहाँ पे दो या दो से ऐसे लोग जहाँ वे लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे के सुख दुख से मतलब नहीं होता, कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, अर्थात वे संगठित नहीं होते हैं, वे असंगठित होते हैं। और वे जो दो या दो से अधिक लोग होते हैं उनका कोई एक लक्ष्य नहीं होता है, सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, सभी अलग अलग लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं भीड़। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे अब जाएं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एग्जाम्पल के रूप में लें, तो वहाँ पे कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई दिल्ली से, जो कोई मुंबई से आ रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, किसी को हैदराबाद जाना है, किसी को बेंगलुरु जाना है, कोई वहाँ से आ रहा है, तो सबके लक्ष्य अलग अलग हैं। किसी का लक्ष्य कलकत्ता जाना है, किसी का लक्ष्य क्या है, मुंबई जाना है। और वे लोग आपस में, किसी की तबीयत वहाँ पे कोई ख़राब हो गई तो किसी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय घर के ना हो वहाँ पे, तो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो लोग तो बहुत होते हैं वहाँ पे, लेकिन उस प्रकार के लोगों को हम कहते हैं भीड़। रेलवे स्टेशन इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं समूह का। तो समूह के लोग, जो समूह होते हैं जहाँ दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख से मतलब रखते हैं, एक दूसरे के हितैषी होते हैं, अर्थात वे क्या होते हैं, संगठित होते हैं। ठीक, और यह जो समूह के लोग होते हैं, जो दो या दो से अधिक लोग होते हैं, वे उनका लक्ष्य एक होता है और एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी लोग अग्रसर होते हैं, सभी लोग काम करते हैं, उनका एक समान उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल के रूप में लें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे पॉपुलर ग्रुप है। और हम बात करें प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह की बात करें, आप इसके बारे में सुने होंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, 15-20 महिलाएं हो गई, 25 महिलाएं हो गई, आपस में इकट्ठी होती हैं और सभी कुछ पैसे इकट्ठा करके, और जो उस ग्रुप से संबंधित कोई महिला है उसको ज़रूरत है अगर, तो उसको कुछ पैसे की हेल्प करती हैं, फिर बाद में वो पैसा वापस कर देती है। तो वे समान उद्देश्य के लिए काम करती हैं और इसमें इनका उद्देश्य होता है जो है पैसे की आपूर्ति को बढ़ाना, इसके लिए वे काम करती हैं। ठीक ऐसे ही प्रेशर ग्रुप काम करते हैं कि किसी खास वर्ग विशेष से संबंधित या कुछ लोग जो हैं संगठित होते हैं, उनके लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं, नीतियाँ बनाने के लिए या उसको हटाने के लिए दबाव बना सकते हैं, इसलिए उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो प्रेशर ग्रुप हो गया। हम बात करते हैं कम्युनिटी हम किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय दो या दो से अधिक ऐसे लोगों को कहते हैं जहाँ पे वे आपस में संगठित होते हैं, हम बात कर चुके हैं। उनका एक समान उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं और उनकी एक समान पहचान होती है, किसी न किसी एक समान पहचान से वे जुड़े होते हैं। अब पहचान के कई आधार हो सकते हैं, इन आधारों को हम देखते हैं। या तो वे पहचान के कई आधार हो सकते हैं, या तो धर्म के आधार पर हो उनकी पहचान हो, जाति के आधार पर हो सकती है पहचान, या क्षेत्र के आधार पर हो सकती है पहचान, लिंग के आधार पर हो सकती है, नस्ल के आधार पर हो सकती है, या किसी प्रोफेशन के आधार पर उनकी पहचान हो सकती है, किसी प्रोफेशन के आधार पर पहचान हो सकती है, ईटीसी ऐसे बहुत से आधार बन सकते हैं। तो आप देखे होंगे धर्म के आधार पर भी कई ऐसे समुदाय बनते हैं, जैसे हिंदू महासभा हो गई, हिंदू महासभा हो गई, ठीक, मुस्लिम सभा हो गई, ऐसे ही दलित नहीं,
सिख महासभा हो गई। ऐसे धर्म के नाम पे बहुत से समुदाय बनते हैं। ठीक ऐसे ही और ये सभी के सभी क्या करते हैं, धर्म के नाम पर बनेंगे तो इनका उद्देश्य क्या होगा, अपने धर्म को आगे बढ़ाना। ऐसे ही जाति के नाम पर भी समुदाय बनते हैं। जैसे आप देखे होंगे राजपूत सेना, अहिर सभा, पटेल समाज के बारे में आप पढ़े होंगे। ऐसे ही ये काम करते हैं और ये सभी के सभी जो जाति के आधार पर समुदाय बने होते हैं, इनका एक समान उद्देश्य होता है अपनी जाति को आगे बढ़ाना, अपनी जाति के लोगों के सुख दुख को देखना, यह इनका काम होता है। ठीक ऐसे ही क्षेत्र के आधार पर भी समुदाय बन सकते हैं, लिंग के आधार पर भी समुदाय बन सकते हैं। महिलाओं की सभा, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हैं महिलाओं की। ऐसे ही नस्ल के आधार पे, ऐसे ही प्रोफेशन के आधार पे, जैसे डॉक्टरों का समुदाय हो गया, इंजीनियर्स का समुदाय हो गया, तो इनका एक समुदाय बन सकता है। और इसमें काफ़ी अब धर्म के आधार पे, हिंदू धर्म के आधार पे बनता है या मुस्लिम धर्म के आधार पे, इसमें करोड़ों की संख्या में लोग जब इसमें इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में इसमें इकट्ठे हो सकते हैं, तो यह इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब इसी पहचान के आधार पे, जो इनकी पहचान होती है, इसी पहचान के आधार पे वे अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जो समान पहचान या तो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, तो इसी पहचान के आधार पे वे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो समुदाय आगे चलकर किस में बदल जाता है, राष्ट्र में बदल जाता है। अब राष्ट्र को पढ़ने से पहले हम जान जाए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इस शब्द की। तो राष्ट्र की उत्पत्ति के लिए जो है एक शब्द होता है नेशो। ठीक, यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रक्त संबंध या खून का संबंध या ब्लड रिलेशन हम कह सकते हैं। तो रक्त संबंध के आधार पर यदि हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं, रक्त संबंध के आधार पे जिसका हम निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं राष्ट्र। अब ये रक्त संबंध कैसे हो सकते हैं, या तो एक धर्म के लोगों के रक्त की बात हो, या एक जाति के लोगों के रक्त की बात हो, या एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रक्त की बात हो, या एक लिंग के आधार पर जो है जो खून की बात हो, एक नस्ल के आधार पर जो लोग हैं उनके ब्लड की बात हो। तो इस आधार पे जो समाज के लोग आपस में क्या होते हैं, एकजुट होते हैं, चाहे वो जाति के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, नस्ल के नाम पे, लिंग के नाम पे, प्रोफेशन के नाम पे, इस आधार पे समाज के लोग इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठा होकर किसका निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो यह समाज के लोगों द्वारा बनाया गया है, इसलिए राष्ट्र क्या है, यह एक सामाजिक अवधारणा है। यह क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्सेप्ट है। तो अब हम बात करते हैं रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन से कैसे राष्ट्र निर्माण की विचारधारा जन्म लेती है, इसको देखते हैं। रक्त संबंध से दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, एक होती है परंपरागत विचारधारा, ठीक, और एक होती है आधुनिक विचारधारा। राष्ट्र निर्माण की परंपरागत विचारधारा और राष्ट्र निर्माण की आधुनिक विचारधारा। अब हम बात करते हैं परंपरागत, मतलब जैसे पहले परंपरा से या प्राचीन काल से चला आ रहा है उस विचारधारा को हम लेंगे, और दूसरा जो परंपरागत नहीं है, आधुनिक विचारधारा है, उसको हम लेंगे कि कैसे इनसे राष्ट्र का निर्माण होता है और कैसे इनसे राष्ट्र का निर्माण होता है, इसको देखते हैं। अब परंपरागत विचारधारा जो है, इससे यदि हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का गठन करते हैं, तो उसके गठन का आधार क्या क्या हो सकता है, इसको देखते हैं। तो इसके गठन का जो आधार हो सकता है, इसको लेते हैं। इसके गठन का आधार या तो धर्म हो सकता है, धर्म, जाति, क्षेत्र, नस्ल, ऐसे ईटीसी और भी आधार इनके हो सकते हैं। हम धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हम जाति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हम क्षेत्र के आधार पर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, और हम नस्ल के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इस विचारधारा को कहते हैं परंपरागत विचारधारा कहते हैं। ठीक है, यदि आप कल्पना करें कि यदि हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो कैसे कैसे होते हैं, देखते हैं इस बात को। जैसे हम, ये हमारा वर्तमान इंडिया लीजिए, वर्तमान इंडिया है यह। अगर हम परंपरागत विचारधारा को देखें तो हम धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो हमारा भारत, हमारा एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, ठीक। तो यदि हम धर्म के आधार पे, तो भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ठीक, कई धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक। तो हम कहें हिंदू के आधार पे, तो हिंदू, मैं कहूँ कि हिंदू के आधार पे एक राष्ट्र का, हम इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण कर दिए। मुस्लिम के आधार पे हम इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण कर दिए।
सिख के आधार पे हम कहें कि इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण कर दिए, हम क्रिश्चियन के आधार पर कहें कि हम कुछ राष्ट्र का इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण कर दिए, ऐसे ही जैन बौद्ध के नाम पे राष्ट्रों का निर्माण हो गया। तो ऐसे हमारे राष्ट्र बनेंगे। तो जहाँ हमारा इतना बड़ा भारत एक था, वहाँ पे इसकी जगह पे कई राष्ट्र बनेंगे। यह हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू नेशन हो गया, यह हो गया मुस्लिम नेशन हो गया, यह जो हो गया सिख नेशन हो गया, जैसे यह जो हो गया जैन नेशन हो गया। ऐसे करते करते छोटे छोटे कई राष्ट्र बन जाएंगे। आप देख रहे होंगे इतने बड़े, जहाँ एक भारत हुआ करता था, 1 2 3 4 5 6 7 नेशन बन गए, 7 राष्ट्र बन गए। तो ये क्या होगा, जब इस आधार पे धर्म के आधार पर हम निर्माण करते हैं राष्ट्र का, तो राष्ट्र छोटे छोटे होंगे। यदि हम जाति के आधार पर निर्माण करते हैं तो सभी ऐसी जातियां हैं, जैसे हिंदू धर्म में ही का विभाजन जातियों के आधार पर किया गया है। तो इसमें ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, यादव हो गए, पटेल हो गए, ठीक, राजभर हो गए, ऐसे सैकड़ों जातियां यहाँ पर हैं। तो हर एक जाति के आधार पर यदि हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो इस हिंदू राष्ट्र में यहाँ ब्राह्मण राष्ट्र हो गया, ठीक है, क्षत्रिय राष्ट्र हो गया, यादव राष्ट्र हो गया, और ऐसे करते करते सैकड़ों जातियां हैं। तो कैसा निर्माण होगा, सैकड़ों जातियों का, सैकड़ों राष्ट्रों का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी जाति विभाजन पाया जाता है। तो इसमें भी कई राष्ट्र बन जाएंगे, छोटे छोटे कई राष्ट्र बन जाएंगे। सिख में भी कई राष्ट्र बन जाएंगे, जैन बौद्ध, ठीक, तो मान लीजिए इसमें भी 2 3 संप्रदाय हैं, तो इसके भी अलग से बन जाएंगे। हम यहाँ पे भी छोटे छोटे राष्ट्र बन जाएंगे। मुस्लिम में भी कई तरह की जातियाँ हैं, उसमें भी अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे। ऐसे ही क्रिश्चियन में भी कई हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, तो इसमें भी अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार जहाँ हमारा एक देश भारत हुआ करता था, भारत है, वहाँ पे देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे आप यहाँ पे राष्ट्र बने हैं। यदि हम क्षेत्र के आधार पर बात करें तो एक हो गया, ठीक, पूर्व का क्षेत्र हो गया, एक दक्षिण का क्षेत्र हो गया, एक उत्तर का क्षेत्र हो गया, एक पश्चिम का, एक मिडिल का क्षेत्र, एक नॉर्थ ईस्ट का, अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे। तो इस आधार पर भी राष्ट्र छोटे छोटे होंगे। नस्ल के आधार पर भी राष्ट्र छोटे छोटे होंगे। कई प्रकार के नस्ल के लोग इंडिया में रहते हैं। और हम मेन डिवाइड करें तो एक साउथ इंडिया, एक नॉर्थ इंडिया, तो इस प्रकार से 2 राष्ट्र बन जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्र क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। जब राष्ट्र छोटे छोटे होंगे तो सभी राष्ट्र चाहते हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, वे शक्तिशाली रहें, वे धन संपदा से समृद्ध रहें। तो इसके लिए क्या करते हैं, दूसरे राष्ट्र पे अपना अधिकार जमाएंगे, उनसे युद्ध करेंगे, उनको जीतने का प्रयास करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए इसी राष्ट्र को लेते हैं। अगर यह राष्ट्र किसी भी जाति या धर्म के आधार पे हो तो यह अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, बगल वाले राष्ट्र पर अटैक करेगा, युद्ध करेगा या आक्रमण करेगा, और उसको जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करेगा और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम करेगा। इससे ठीक, और ठीक बगल वाला पड़ोसी भी यही करेगा, ये भी इस पे आक्रमण करेगा, इस पे आक्रमण करेगा, इस पे आक्रमण करेगा, और पूरे के पूरे सभी इतने बड़े क्षेत्र में सभी के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण करने में लगे रहेंगे, ठीक, और सारे के सारे धन संपदा या जितने भी संसाधन होंगे उनको जो है अपने युद्ध पे खर्च करेंगे, डेवलपमेंट के कामों पे खर्च नहीं करेंगे। और इस प्रकार से सारे के सारे राष्ट्र जो है सबका पतन ही होगा, सबका पतन होगा। और हमारे अंदर हम एक नहीं हो पाएंगे, हमारे अंदर एकता का अभाव होगा, क्योंकि सभी के सभी आपस में कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई क्षेत्र कोई नस्ल के नाम पे लड़ रहा है। तो एकता की स्थापित नहीं होगी। जब एकता नहीं होगी तो शांति की स्थापना नहीं होगी। शांति की स्थापना नहीं होगी तो भाईचारे की भावना का विकास नहीं होगा। जब भाईचारे की भावना का विकास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, जब किसी घर में झगड़ा होता है तो कोई गांव का इंसान है उसका फायदा उठाता है, और गांव में जो उस घर में जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में और फूट डालने का काम करता है। और इसी प्रकार भारत की जो एकता का अभाव था भारत में, उसका फायदा किसी तीसरे किसी बाहरी ने उठाया, और वो थे अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने देखा कि ये सभी के सभी जाति धर्म क्षेत्र नस्ल इत्यादि के आधार पर आपस में लड़ रहे हैं, और इनको गुलाम बनाना क्या है, काफ़ी आसान है। इनको गुलाम बनाना काफ़ी आसान है, और गुलाम बना के अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सकते थे। और उनकी इच्छा या उनका लक्ष्य था आर्थिक लाभ कमाना, आर्थिक लाभ कमाना। और आर्थिक लाभ कमाने के लिए उन्होंने एक एक करके पहले एक क्षेत्र पर अधिकार किया। जाहिर सी बात है, जब एक क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तो पड़ोसी खुश होगा, क्योंकि इससे झगड़ा था, इससे भी झगड़ा था, इससे भी झगड़ा था, तो पड़ोसी और खुश होंगे, बशर्ते इसका साथ देने के बजाय
साथ नहीं देंगे और अंग्रेजों का साथ देंगे और अंग्रेज इतने क्षेत्र पे अधिकार कर लेंगे। लेकिन इनकी दूरदर्शिता का अभाव कह लीजिए, दूरदर्शी नहीं थे और धीमे धीमे अंग्रेजों ने पड़ोसियों को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, फिर उसके पड़ोसी को, फिर उसके पड़ोसी को, फिर उसके पड़ोसी को, और ऐसे ही करते करते पूरे अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पे ही अपना अधिकार कर लिया। और एक क्षेत्र जो है पूरा का पूरा किसने, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया पूरे के पूरे भारत पर, और खूब भारतीयों का आर्थिक शोषण हुआ। जब शोषण हुआ तो इस शोषण को समझेंगे लोग, गरीबी से त्रस्त होंगे, गरीबी होगी, भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, तो लोग क्या करेंगे, लोग विरोध करेंगे। और इस विरोध करने के क्रम में, विरोध करने का क्रम जो अगला होता है, वे विद्रोह करेंगे और क्रांतियाँ करेंगे। विद्रोह करेंगे और क्रांति करेंगे। लेकिन जब विद्रोह करेंगे और क्रांति करेंगे तो ये क्या होगी, इसी समय कुछ बुद्धिजीवी लोग उभरेंगे जो तर्क की बात करेंगे। और वो क्या करेंगे कि वे देखेंगे कि हम जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल इत्यादि के आधार पर बटे हुए हैं, हमारे अंदर एकता का अभाव है, हम एक नहीं हैं, और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया है और हमको गुलाम बना के हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जो परंपरागत विचारधारा है यह शिफ्ट कर जाएगी आधुनिक विचारधारा की तरफ। और जो बुद्धिजीवी लोग होंगे कहेंगे कि हम जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर बटे हुए हैं, तो इसलिए हमारा अंग्रेज जो है हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हमको क्या होना होगा, एक होना होगा, अर्थात हमको एक भारतीय होना होगा। अर्थात हमको भारतीय होना होगा। कोई किस धर्म का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारी एक पहचान है, क्या, वो भारतीय होने की है। तो हम सभी भारतीय के नाम पे एकजुट होकर अगर इनका विरोध करते हैं तो ये क्या होगा, हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, इनसे स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन बात बड़ी विडंबना है इस बात की कि हम देखते हैं कि हमारे ही देश में जो वर्तमान में कुछ नेता है, कुछ अक्सर नेता है, हम इंडिया की बात करें, कुछ नेता हैं जो हमको जाति, रिलीजन, जाति के नाम पे जाति, धर्म, नस्ल, अगड़ा पिछड़ा, महिला पुरुष इत्यादि के आधार पे अपने जो उनकी जो लालच है, उनको अपनी लालच को पूरा करने के लिए, लालच क्या है, वे सांसद बन जाए, वे एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, और इससे वे अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए वे काम क्या करते हैं, हमको आम जनता को कोई जाति के आधार पर लड़ाने का प्रयास करते हैं, धर्म के आधार पर लड़ाने का प्रयास करते हैं, और नस्ल के आधार पर लड़ाने का प्रयास करते हैं, और अगड़े पिछड़े कई आधारों पर लड़ाने का प्रयास करते हैं। और इस आधार पर यदि हमको यह लड़ाने का प्रयास करते हैं और आम जनता है इनकी बातों में आ भी जाती है, और हमें इससे हमारे समाज में एकता का अभाव होता है। किसका, एकता नहीं होगी। जब एकता नहीं होगी तो फिर वही सिचुएशन आएगी, हमारा देश एक होकर भी एक न रहेगा। इसलिए आप सभी को जो ऐसे नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, कोई भी हो, जो जाति, धर्म, नस्ल, अगर पिछड़े, महिला, पुरुष, किसी भी नाम पे यदि हमको लड़ाने का प्रयास करते हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको कम से कम ऐसे नेताओं को तो वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अंततः हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को जाति, धर्म, नस्ल, अगले पिछड़े के आधार पर लड़ाकर या उसका विकास नहीं, उसका पता नहीं करेंगे। तो हमको ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचकर रहने की जरूरत है जो हमको लड़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे फायदा अंततः इन्हीं का होता है, किसी आम जनता का फायदा इससे नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करें जो परंपरागत विचारधारा थी, जिसका जो राष्ट्र निर्माण में जो गठन का आधार जाति, धर्म, नस्ल था, इसमें जो यह प्रक्रिया थी जो अंग्रेजों के आने से पूर्व थी, अंग्रेजों से पूर्व, जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पूर्व यह कंडीशन थी, और अंग्रेजों ने इसी आधार पर हमको गुलाम बनाया था। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पूर्व। लेकिन जब यहाँ पे शोषण के दौरान अंग्रेजों ने, भारतीयों ने विरोध किया, क्रांतियाँ हुई, विद्रोह हुए, तो कुछ विद्रोहियों ने वहाँ पे हमको एक करने का प्रयास किया कि हम सभी को एक होना होगा, भारतीय होना होगा, न कि जाति, धर्म, नस्ल इत्यादि के आधार पे आपस में लड़ना होगा, तभी हम इनको भगा सकते हैं। तो इन्होंने भारतीयों को एकजुट करने के लिए ठीक जो आधुनिक विचारधारा के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की बात की, उसके गठन का आधार इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने कहा कि हम सभी एक ही मिट्टी का खाना खाते हैं। ठीक, वो हमारी मातृभूमि है, भारत माता है, एक ही मिट्टी का खाना खाते हैं, से उपजा हुआ अन्न खाते हैं, एक ही नदी का पानी पीते हैं,
ठीक, एक ही प्रकार से रहते हैं, भाईचारे से आपस में रहते हैं, चाहे कोई किसी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हमारा भूगोल एक है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी जलवायु एक है, तो हमारा भूगोल एक हुआ, हमारी संस्कृति एक है, हमारी समस्या एक है। अंग्रेजों को, ठीक, अंग्रेज समस्या अंग्रेजी है, क्योंकि वे हमारा शोषण कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य एक है। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है भारत को आज़ाद कराना, भारत को स्वतंत्र कराना, और हम अपनी जो है हम अपना शासन स्वयं करेंगे, इसके लिए वे काम कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि हम एक संस्कृति है हमारी, एक भूगोल है, एक इतिहास है, एक समस्या है, और हमारा एक लक्ष्य है। ठीक, और हम सभी इस आधार पे, क्योंकि जब हमारी संस्कृति एक है, भूगोल एक है, इतिहास एक है, समस्या एक है और लक्ष्य एक है, ठीक, तो हम सभी मिलकर इस लक्ष्य को पाने के लिए और इस संस्कृति, भूगोल, इतिहास के आधार पे एकजुट हो जाए, और हम सभी के सभी क्या हो जाए? सिर्फ एक हो जाए, भारतीय हो जाए। भारतीय के अलावा भारतीय या हिंदुस्तानी हो जाए, भारतीय के अलावा कुछ भी नहीं। हम अपने जाति को ध्यान नहीं देंगे, धर्म को ध्यान नहीं देंगे, हम एक होंगे। हमारे मजहब क्या होगा? भारतीय होना होगा। हमारी संस्कृति क्या होगी? भारतीय होगी, हिंदुस्तानी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसके लिए इन्होंने गठन का आधार साझी संस्कृति को, या एक संस्कृति को, भूगोल को, इतिहास को, समस्या को और लक्ष्य को अपनाया, और इस आधार पे दो सिद्धांत निकलते हैं। एक होती है मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी, और एक होती है विविधता में एकता, और हम इसकी बात करें तो यह कैसे होता है? पहले की हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी क्या कहती है? जैसे अलग अलग प्रकार के, हम मान लें कि यहाँ पे धातुएं हैं, ये धातुएं हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक, जिंक हो गया। ऐसे हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें मान लें कि अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं। ठीक, जैसे हम इसको कहें हिंदू धर्म है, इसको कहें मुस्लिम है, इसको कहें क्रिश्चियन है, इसको कहें हम जैन है, इसको कहें बौद्ध है। इस आधार पे हम बटे हुए हैं, जैसे अलग अलग मेटल बटे होते हैं। हमको इन सभी मेटल को गलाकर एक करना होगा, और जो मेटल बनती है इन सभी को गलाने से, उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से जैसे सभी मेटल को गलाकर एक मिश्र धातु होती है जिसमें सभी की प्रॉपर्टी निहित होती है, ठीक उसी प्रकार से हमको सभी प्रकार के धर्मों को मिलाकर एक बनना होगा, सभी प्रकार के जातियों को मिलाकर एक बनना होगा, सभी प्रकार के जो है नस्ल को मिलाकर एक बनना होगा, क्षेत्र को मिलाकर एक बनना होगा, और जो जिस चीज़ का निर्माण होगा वह चीज़ क्या होगी? भारतीय होगी। हम कुछ भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अंततः हम होंगे क्या? भारतीय होंगे या हिंदुस्तानी होंगे। तो हम सभी को एक होना होगा, और यह सिद्धांत कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी। ठीक, और ये हम मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी कब आई थी? जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय यह विचारधारा, यह सिद्धांत, आज़ादी की लड़ाई के दौरान यह विचारधारा, यह सिद्धांत विकसित हुआ कि हम सभी भारतीय हैं, और इस आधार पर हमने अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में सफलता भी प्राप्त की। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी जब थी तो इसमें फिर विविधता में एकता की बात क्यों आई? यह बात तब हुई जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो कुछ जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको लगा, बहुत कम का मतलब होता है 1%, 2%, ठीक, उतना भी नहीं है, तो उनको लगा कि कहीं जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके हितों की उपेक्षा न कर दें, क्योंकि उनको डर था कि जैसे बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ था, पहले हो चुका था कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वे क्या करते हैं? अल्पसंख्यकों का शोषण कर देते हैं। तो इसकी गारंटी के लिए ठीक एक सिद्धांत दिया गया, विविधता में एकता। जैसे अलग अलग धर्म मिलाकर हम क्या हुए थे? एक हुए थे, और क्या हुए थे? भारतीय हुए थे, भारतीय। अब इस भारतीय होने से मतलब यह नहीं कि हमारी विविधता खत्म हो जाती है, हम अपने जाति, धर्म इत्यादि को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी यह विविध प्रकार की हैं। यह क्या है? विविध प्रकार की हैं, और यह क्या है? एक है। हम सभी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम क्या होंगे? फिर भी एक होंगे। क्या होंगे? भारतीय होंगे। यही है विविधता में एकता। हम अपनी विविधता के साथ एक होकर, भारतीय होकर रह सकते हैं। और यह सिद्धांत दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सिद्धांत को दिया था। जब यह सिद्धांत दिया तो इस प्रकार से हमारे टोटल कई आधारों पे हमने देखा कि राष्ट्र का निर्माण होता है। हम बात करें मजबूत राष्ट्र का निर्माण, अगर हम परंपरागत आधार पर देखें
तो इससे जिस राष्ट्र का निर्माण होगा वह राष्ट्र कमजोर होगा, और आधुनिक विचारधारा के आधार पे यदि हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो वह राष्ट्र काफ़ी मजबूत, काफ़ी सशक्त होगा। ठीक है, यदि हम बात करें कि कैसे कोई राष्ट्र राज्य में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, इसको देखते हैं। ठीक, राष्ट्र और राज्य, ठीक, यह एक सामाजिक अवधारणा है। ठीक, इसको हम देश की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन इक्वली हम देश नहीं कर सकते। इसको भी हम देश की संज्ञा दे सकते हैं, इसको भी, राज्य को भी। लेकिन जो राष्ट्र है यह सामाजिक अवधारणा है, यह समाज द्वारा बनाई गई अवधारणा है। लेकिन यदि किसी देश को हमने कानूनी मान्यता दे दी हो, कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई हो, तो उससे हम कहते हैं, या कानून के आधार पे किसी देश को हम राज्य कहते हैं। किस आधार पे? कानूनी आधार पे या विधि के आधार पे हम किसी देश को राज्य, और उसको इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। यह एक विधि का अवधारणा है, यह एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक, यह कानूनी अवधारणा है। अब यह बात एक राजनीतिक विचारक हैं गार्नर, उन्होंने कहा कि यदि कोई राज्य है तो उसमें 4 तत्वों का होना जरूरी है। यह बात कही थी गार्नर ने, 4 तत्वों का होना जरूरी है। वे 4 तत्व कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। पहला है निश्चित भूभाग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है जनसंख्या होनी चाहिए, और तीसरा है सरकार होनी चाहिए, चौथा है संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कानूनी अवधारणा के रूप में हमारा जो देश है क्या वह एक राज्य की कैटेगरी में शामिल होता है। तो हम बात करें भारत की, तो निश्चित भूभाग का मतलब चाहे वो किसी भी आकार का हो, त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो, या किसी भी आकार का हो, तो हमारे भारत का भी एक आकार है, ठीक, एक भूभाग है। तो इस आधार पे क्या हुआ, भारत का एक राज्य की पहली कैटेगरी में खरा उतरता है, तो भारत एक राज्य हुआ। जनसंख्या भी है इसकी, तो इस आधार पे भी भारत एक राज्य हुआ। यहाँ पे सरकार भी है केंद्र स्तर पे, तो इस आधार पे भी हमारी जो है देश जो है हमारा राज्य की कैटेगरी में खरा उतरता है। और संप्रभुता भी है, इस आधार पे भी खरा उतरता है। संप्रभुता की बात हम कल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान जाए। संप्रभुता, यदि हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, तो उसे हम कहते हैं संप्रभुता। तो संप्रभुता भी 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक मामलों में डिसीजन लेने की स्वतंत्रता, और एक होती है बाह्य मामलों में डिसीजन लेने की स्वतंत्रता। तो इसको हम 2 कैटेगरी में बांटे, 2 कैटेगरी में, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इस दोनों आधार पे भारत सरकार जो है, भारत जो है इंटरनल मामलों में भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, और एक्सटर्नल मामलों में भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी से कोई भारत को डिसीजन लेने में बाध्य नहीं कर सकता कि तुम ऐसा डिसीजन लो। और किसी भी राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो होता है वह होता है संप्रभुता। ठीक है, यह प्रश्न यूपीएससी में 2 बार का पूछा हुआ है, ठीक, कि सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा होता है राज्य का, संप्रभुता होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस आधार पे चारों पिलर्स पे खरा उतरता है भारत। तो भारत क्या हुआ, एक राज्य हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जिन्हें हम राज्य कहते हैं, यूपी, बिहार, एमपी, ये सब जो है, इसकी हम बात करें तो इनका भी कुछ न कुछ भूभाग है। तो इस आधार पे पहले आधार पे खरे उतरते हैं। जनसंख्या इनकी भी है, ये भी खरे उतरते हैं। सरकार इनकी भी है, तो ये भी खरा उतरता है। लेकिन यूपी, बिहार, एमपी जो है, ये जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, इनको इंटरनल मामलों में जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता कुछ हद तक है, बहुत लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। लेकिन एक्सटर्नल मामलों में जो है डिसीजन लेने की स्वतंत्रता यूपी, बिहार, एमपी इन क्षेत्रों को नहीं है। इसलिए यूपी, बिहार और एमपी को हम राज्य नहीं कह सकते। तो ये क्या है, स्टेट, हम इनको नहीं कह सकते। तो हम क्या कहेंगे इनको, हमारे संविधान में इन दोनों के लिए एक अलग नाम दिया गया है। इसको देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इनके लिए क्या नाम दिया गया है, इसको देखते हैं संविधान में। पहला इंडिया, और दूसरा यूपी, बिहार और एमपी है, इनके लिए क्या नाम दिया गया है। इसको, इंडिया को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। और इनको हमने अपने संविधान में क्या कहा है, स्टेट कहा है, ठीक। और इन्हीं स्टेट का संघ क्या है, हमारा इंडिया है, इसलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट संविधान में कहा गया है। और यूपी, बिहार, एमपी को स्टेट कहा गया है। बाकी अन्य देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो राज्य होते हैं उनको प्रोविंस कहा गया है। जैसे ब्रिटिश काल में हुआ करते थे, प्रोविंस कहा गया है। और जो देश होते हैं उनको स्टेट कहा जाता है। क्या कहता है, स्टेट। जैसे हम बात करें यूएसए में, यह यूएसए हो गया,
ठीक, देश के स्तर पे तो उसको स्टेट कहते हैं, और जो वहाँ पे 50 राज्य हैं जिनको हम राज्य कहते हैं, यूपी बिहार एमपी, वहाँ पे 50 हैं तो इनको हम प्रोविंस कहते हैं। बाकी सभी में जो राज्य हैं जिसको हम भारत में राज्य कहते हैं, बाकी जगह पे प्रोविंस कहते हैं, और जो देश होता है उसको बाकी संविधानों में स्टेट कहा जाता है। जैसे यूएसए से हमने इस बात को समझा है। और कल की क्लास में जो राज्य हैं, जो गार्नर ने 4 तत्व बताए थे राज्य के लिए, ठीक, इसके बारे में कल विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।